everyone, आप में से बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे सर चैप्टर 7, 8, 9 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के ऊपर भी एक सीरीज बनाइए। सो हियर आई एम विथ अ न्यू वीडियो ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर 7। सो बिना किसी देरी किए इसको करते हैं स्टार्ट। पिछले वाले वीडियो में आपको पता होगा कि डिमांड क्या होता है। हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने डिमांड के बारे में डिस्कस किया था। वो था इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आपने पढ़ा था क्लास 11th में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अग्रीगेट डिमांड के बारे में, विच इज फ्रॉम द मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज इन योर क्लास 12। ठीक है। हमें पता है कि किसी भी इकोनॉमी में चार अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। ये चार अलग अलग सेक्टर्स कौन कौन होते हैं? एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म, एक होता है गवर्नमेंट, और एक होता है फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड जो कुछ भी खर्चा करता है उसको हम लोग सी करके बोलने वाले हैं। सी का मतलब क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो कुछ भी खर्चा करने वाला है उसको हम लोग जी करके बोलने वाले हैं। जी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फर्म्स जो कुछ भी खर्चा करने वाले हैं उसको हम लोग आई करके बोलने वाले हैं। आई का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड फॉरेन सेक्टर जो कुछ भी खर्चा करेंगे उसको हम लोग एक्स माइनस एम बोलेंगे। एक्स माइनस एम का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में नेट एक्सपोर्ट्स भी हम लोग बोलने वाले हैं। किसी भी इकोनॉमी में ये चार अलग अलग एजेंट्स होते हैं, चार अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। ये लोग जो कुछ भी खर्चा करते हैं, ये उनके एक्सपेंडिचर के बारे में। ये लोग जो कुछ भी डिमांड करने वाले हैं, ये उनके एग्रीगेट डिमांड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। ये चार अलग अलग कंपोनेंट्स जो हम लोग को दिख रहा है, दैट इज सी, आई, जी और एक्स माइनस एम, ये सबको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो वी शुड बी गेटिंग समथिंग नोन एज अग्रीगेट डिमांड। सबसे पहला कॉन्सेप्ट एग्रीगेट डिमांड है क्या? Aggregate demand is the final value of all the goods and services that all the sectors in an economy are willing and able to buy at different levels of income. हाउस होल्ड्स का एक्सपेंसेस को सी से डिनोट किया जाता है, फर्म्स के एक्सपेंसेस को आई से डिनोट किया जाता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को जी से डिनोट किया जाता है, फॉरेन सेक्टर जो भी डिमांड करेगा उसको एक्स माइनस एम से डिनोट किया जाता है। इन टोटल सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल्स टू अग्रीगेट डिमांड। बट आप लोग को याद होगा चैप्टर 1 से हम लोग एक चीज पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? सिंपल इकोनॉमी का मतलब होता है ये वही इकोनॉमी है जिसमें से दो ही सेक्टर्स है, दैट इज एक हाउस होल्ड, दूसरा फर्म। हम लोग यहाँ पे जो एडी का मॉडल देखने वाले हैं, दैट कंसिस्ट्स ओनली ऑफ टू कंपोनेंट्स। ये चार कंपोनेंट्स को हम लोग नहीं लिखने वाले। हाउस होल्ड का कौन सा कंपोनेंट है? हाउस होल्ड का है सी। और फर्म का कौन सा कंपोनेंट है? फर्म का कंपोनेंट है आई। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्रीगेट डिमांड वेयर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। आपके सामने एक टेबल जहां पे वाई, सी और आई का वैल्यूज दिया हुआ है। ये वाई का मतलब क्या होता है? वाई का मतलब होता है इनकम। इनकम को शॉर्ट में बच्चों हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। सी का मतलब होता है कंजम्पशन, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। जब इनकम जीरो था, इकोनॉमी में कंजम्पशन कितना है? लेट्स सी इकोनॉमी में कंजम्पशन है 20, और इन्वेस्टमेंट कितना है? लेट्स से इन्वेस्टमेंट भी है 20। अग्रीगेट डिमांड कितना बन जाएगा? इट इज सी प्लस आई दैट इज इक्वल्स टू एडी। ये बन जाएगा 40। जब इकोनॉमी में इनकम बढ़ के 10 हुआ, तब इकोनॉमी में कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, बढ़ के 25 हुआ, लेकिन इन्वेस्टमेंट अब भी कांस्टेंट है। ऐसा क्यों चल रहा है सर? बिकॉज हमने यहाँ पे एक अजम्पशन लिया है। केनीस मॉडल में, सिंपल इकोनॉमी में एक अजम्पशन लिया जाता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मेरा ऑटोनोमस है। इस वजह से ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोग एक डैश का साइन डालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आई बार। वी अज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट इज कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसा रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक मॉडल को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है करके एक छोटा सा अजम्पशन लिया जा रहा है। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, जब 10 लेवल ऑफ इनकम है उस समय एडी कितना हो गया? एडी हो गया 45। एट 20 लेवल ऑफ इनकम अग्रीगेट डिमांड नाउ बिकम्स 50, देन इट बिकम्स 55, देन इट बिकम्स 60 एंड फाइनली इट बिकम्स 65। हमारे सामने एक शेड्यूल है जहां पे हम देख रहे हैं अलग अलग इनकम लेवल के लिए व्हाट इज द कंजम्पशन, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड। बिफोर स्टार्टिंग टू मार्केट इन अ ग्राफ, इसको ग्राफ में बनाने से पहले ये टेबल के बारे में कुछ और जानते हैं। ये जो आपको 20 लेवल ऑफ इनकम दिख रहा है, 20 लेवल ऑफ कंजम्पशन दिख रहा है, ये कौन से इनकम लेवल पे? ये जीरो इनकम लेवल पे। मतलब ये जो 20 करोड़ का खर्चा हो रहा है इकोनॉमी में, या फिर 20 रुपए का खर्चा हो रहा है इकोनॉमी में, ये इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। करके ये पर्टिकुलर कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। दिस पर्टिकुलर 25 को ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला जाएगा क्या? नहीं। 25 के अंदर एक कंपोनेंट है ऑटोनोमस कंजम्पशन का जिसके बारे में हम लोग बाद में देखने वाले, बट 20 इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन। 25 इज नॉट द ऑटोनोमस कंजम्पशन। उसके बाद के कुछ भी कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन है नहीं।
व्हाट अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में ये बोला जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनोमस है। कुछ देर पहले हम पढ़े थे। इसके लिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम एक बार साइन को पुट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट दिस 40, ये 40 क्या है, ये 40 किससे बन रहा है, ये 40 ये वाला 20 विच इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ये वाला 20 विच इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करके, ये 40 को भी हम लोग एक नाम दे सकते हैं, दिस इज ऑटोनोमस अग्रीगेट डिमांड। बाकी सब डिमांड्स ऑटोनोमस हैं क्या, नहीं, बाकी सब अग्रीगेट डिमांड्स ऑटोनोमस नहीं है। सो विद द नॉलेज ऑफ दिस थिंग लेट अस ट्राई टू मेक अ ग्राफ। तो अब आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा एक ग्राफ जिसमें हमने प्लॉट किया है कंजम्पशन कर्व को, जिसमें हमने प्लॉट किया है इन्वेस्टमेंट कर्व को, जिसमें हमने प्लॉट किया एग्रीगेट डिमांड कर्व को। सो इफ वी लुक एट इन्वेस्टमेंट का कर्व, इन्वेस्टमेंट का कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों है, इन्वेस्टमेंट के कर्व को बोला जाता है इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसके लिए है बिकॉज ऑफ आर अजम्पशन, हम लोग का अजम्पशन क्या था कि इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। इफ वी लुक एट द कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व का जो शेप है, इस शेप को बोला जाता है अपवर्ड स्लोपिंग, ये ऊपर के तरफ जा रहा है। ये ऊपर के तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि हम लोग को टेबल से दिख रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई ये वाला कर्व ऊपर के तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कंजम्पशन कर्व इज दैट नो डाउट इट इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, बट इट डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है ये वाला पॉइंट, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। और उसके पीछे का रीजन क्या है, बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम भी इंसान कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है, जिसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि इंसान कुछ कंज्यूम ना करे। सो ये जहां से स्टार्ट हो रहा है, दिस डिस्टेंस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी के ऊपर एक डैश, दैट इज सी बार। So the distance from which consumption curve starts is the autonomous consumption. Consumption curve slopes upward. Consumption curve origin से start नहीं होता बच्चे। ठीक है, सो कंजम्पशन कर्व के बारे में पढ़िए। अब अग्रीगेट डिमांड के कर्व की तरफ आते हैं। अग्रीगेट डिमांड का कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग है, जो क्या चीज को इंडिकेट करता है कि जैसे इनकम बढ़ता है अग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, अग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन कर्व के बीच में हमेशा डिस्टेंस सेम। ऐसा इस वजह से बिकॉज कंजम्पशन कर्व एक जगह, सी प्लस आई कर्व एक जगह। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अगर कुछ डिफरेंस है दैट इज इन्वेस्टमेंट ओनली। और इन्वेस्टमेंट क्योंकि कांस्टेंट है, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है करके अग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व हर समय पैरेलल दिखता है। आई होप हम लोग को ये चीज। अब आते हैं अग्रीगेट सप्लाई की तरफ। अग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई। क्लास 11th में आपने सप्लाई के बारे में पढ़ा था, क्लास 12th में हम पढ़ रहे हैं अग्रीगेट सप्लाई के बारे में। जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं एक इकोनॉमी में, वो लोग कितने रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी को सप्लाई करना चाहते हैं, उसको बोला जाता है एग्रीगेट सप्लाई। सो वी कैन से दैट अग्रीगेट सप्लाई, अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं कुछ रुपए के गुड्स को सप्लाई करना चाहता हूं, लेट से मेरा एक शॉप है, मैं सप्लाई करना चाहता हूँ 1 लाख रुपए के गुड्स को, तो वो 1 लाख रुपए जाता कहाँ है, वो 1 लाख रुपए प्रोडक्शन में जाता है। प्रोडक्शन में जाने का मतलब क्या होता है सर, प्रोडक्शन में जाने का मतलब यही होता है बच्चा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में वो पैसे को बांटा जा रहा है। मतलब उन सारे लोगों के लिए ये एक प्रकार का फैक्टर इनकम है। वो 1 लाख रुपए जो अपने अपने घर से लेकर आया टू प्रोड्यूस एनी गुड्स एंड सर्विसेज, वो जा रहा है मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास। वो उन लोग के लिए इनकम है जो कि नेशनल इनकम में शो किया जाता है। सो वी कैन से दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, दैट इज इक्वल्स टू वाई। वाई का मतलब नेशनल इनकम होता है, या फिर इनकम आप इसको बोल सकते हो। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर आपका कुछ इनकम होता है, आप उसके साथ सिर्फ दो ही चीज कर सकते हो, या तो आप उसको कंज्यूम करोगे या तो आप उसको सेव करोगे। अगर आपके मन में आ रहा है कि सर उसको इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है, बच्चा वो सेविंग्स ही तो है। अगर आपके मन में आ रहा है कि सर हम उसको डोनेट कर दें, तो एक प्रकार से कंजम्पशन ही तो है। तो आपके इनकम से आप सिर्फ दो ही चीजों को कर सकते हो, दैट इज आइदर कंजम्पशन और सेविंग्स। तो आ गया है हमारे सामने एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। बाय प्लॉटिंग इनकम ऑन द एक्स एक्सिस एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑन द वाई एक्सिस, हम लोग को एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व मिलता है, ये एक 45 डिग्री का कर्व होता है। ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, हमेशा 45 डिग्री का कर्व रहेगा। क्या इंपॉर्टेंस है इस पॉइंट का, व्हाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व हैज टू बी अ 45 डिग्री कर्व, बिकॉज द चेंज इन इनकम इज ऑलवेज इक्वल्स टू द चेंज इन एग्रीगेट सप्लाई। दोनों तो सेम ही है ना, एग्रीगेट सप्लाई जो होता है इनकम वही होता है। तो अगर इनकम 100 से बढ़ रहा है तो एग्रीगेट सप्लाई थोड़ी उतने का उतना ही रह जाएगा। अगर आपके सामने दो नंबर्स हैं, एक है 5, दूसरा है 3+2, दोनों इक्वल है,
अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो LHS RHS में जो नंबर है इसको आप 7 से ऐड कर दो, तो क्या अब भी ये दोनों सेम रहेगा क्या? नहीं, आपको सेम रखने के लिए यहाँ पे भी +7 करना ही पड़ेगा. So what we can say, why aggregate supply curve is a 45-degree curve? Because the change in income is always equals to the change in aggregate supply, and that is why the curve that we get is a 45 degree. अब आते हैं कंजम्पशन फंक्शन की तरफ. इस इक्वेशन को कैसे पढ़ा जाता है? इस इक्वेशन को पढ़ा जाता है सी इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. इसका मतलब एक इंसान का कंजम्पशन उसके इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा. एंड बाय इनकम वी हियर मीन डिस्पोजेबल इनकम. अब सर ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम बच्चा, इनकम का वो पार्ट होता है दैट इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग टैक्सेस. तो लेट्स से यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज, तो आप सारा का सारा पैसा खर्च कर सकते हो क्या? नहीं, आपको पहले गवर्नमेंट को 15,000 रुपीज टैक्सेस पे करना पड़ेगा. उसके बाद आपके पास बचेगा 85,000, एंड दैट 85,000 इज द डिस्पोजेबल इनकम. नाउ दैट वी हैव लुक्ड एट व्हाट इज कंजम्पशन कर्व, इनकम कर्व कैसा दिखता है, एग्रीगेट डिमांड का कर्व कैसा दिखता है, इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा दिखता है, तो एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करने का कोशिश करता है बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. कंजम्पशन कर्व हमने बना दिया, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था. अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर की तरफ जाता है, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस. कहां से ये स्टार्ट होता है? ये सी बार के लेवल से स्टार्ट होता है. सी बार का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन. अगर इनकम कर्व के बारे में हम लोग बात करें तो इनकम कर्व एक 45 डिग्री का कर्व होता है. टू द पॉइंट वेयर कंजम्पशन एंड इनकम मीट्स ईच अदर, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. इस पॉइंट को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट. इस पॉइंट के पहले क्या हो रहा है? इस पॉइंट के पहले हम लोग को दिख रहा है कि कंजम्पशन का कर्व ऊपर से जा रहा है, इनकम का कर्व नीचे से जा रहा है, मतलब कंजम्पशन इज मोर देन इनकम. एंड इस पॉइंट के बाद हम लोग को क्या दिख रहा है कि अब यही कंजम्पशन का कर्व नीचे से जा रहा है और इनकम का कर्व ऊपर से जा रहा है, मतलब कंजम्पशन इज लेस देन इनकम. आई होप हम लोग का क्लियर है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट एंड व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट. लेट्स टॉक अबाउट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला. प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है टेंडेंसी. सो वी आर गोइंग टू लुक एट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सबसे पहला है APC, जिसको क्या बोला जाता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इसको हम लोग निकालते कैसे हैं? इट कैन बी फाउंड आउट बाय कंजम्पशन अपॉन इनकम. और दूसरा है MPC, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. और इसको कैसे निकाला जाता है? इट इज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. डेल्टा, ये जो ट्रायंगल साइन इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं. और डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज. सो MPC इज चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, एंड APC दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज चेंज इन कंजम्पशन. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज कंजम्पशन बाय इनकम. सो इफ वी हैव टू टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ APC, सो हम लोग को दिख रहा है APC के वैल्यू के बारे में एंड MPC के वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द वैल्यू ऑफ MPC. MPC ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1. MPC का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहने वाला है. 0 and 1 बोथ वैल्यूज इंक्लूडेड. और अगर APC के वैल्यू के बारे में बात करें तो APC का वैल्यू हमेशा 0 से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में रहता है. 0 हियर इज नॉट इंक्लूडेड. So APC का वैल्यू कैन बी मोर देन 0. APC इज पॉजिटिव. APC का वैल्यू कैन बी 1, इट कैन बी मोर देन 1, इट कैन बी इंफिनिटी. Properly it cannot be infinity, but yes it is positive, it is always positive, it can never be zero. जीरो होने का मतलब क्या है? जीरो होने का मतलब है कंजम्पशन हो गया जीरो, एंड इट इज नेवर पॉसिबल बिकॉज इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम एक इंसान कुछ ना कुछ कंज्यूम करने वाला है. Now let's talk about savings function. कंजम्पशन फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. सेविंग्स फंक्शन क्या है? सेविंग्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. जस्ट लाइक कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग्स भी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है. एक इंसान का इनकम जितना ज्यादा रहेगा वो उतना ही ज्यादा सेव कर पाएगा. सिमिलरली एक इंसान का इनकम जितना कम रहेगा वो उतना ही कम सेव कर पाएगा. जस्ट लाइक पहले हमने एक शेड्यूल को देखा था, यहाँ पे फिर से हमारे सामने एक शेड्यूल है जहाँ पे वी आर लुकिंग एट इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग्स. वी नो दैट इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स. एक इंसान का इनकम को वो या तो कंज्यूम कर पाएगा या तो सेव कर पाएगा. देयर इज नो थर्ड ऑल्टरनेटिव. सो जब इनकम जीरो होता है तब इंसान कुछ कंज्यूम कर रहा है. इसको हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन करके बोलते हैं. एंड एग्जैक्टली इंसान उतना ही डिसकंज्यूम कर रहा है, या फिर इसको नेगेटिव सेविंग्स बोला जाता है. इनकम बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा, एंड सेविंग्स भी बढ़ा. इनकम बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, सेविंग्स भी बढ़ रहा है. सो हम लोग को समझ में आता है यहाँ से सेविंग्स का कर्व भी अपवर्ड स्लोपिंग होगा. ये इनकम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है. इनकम बढ़ेगा तो सेविंग्स बढ़ेगा, एंड दैट इज वाई ये जो कर्व हम लोग को दिख रहा है ये अपवर्ड स्लोपिंग है.
अब बात करते हैं सर ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये वाला बच्चों सेविंग्स कर्व स्टार्ट हो रहा है इन अ नेगेटिव पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। और नेगेटिव पॉइंट से क्यों स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इंसान जितना सेव करता है, जितना कंज्यूम करता है, एग्जैक्टली उतना ही वो डिस सेव करता है। सो ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग माइनस सी बार बोलते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर कंजम्पशन का कर्व कुछ ऐसा बन रहा था, विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, ये डिस्टेंस को हम लोग सी बार बोल रहे थे। सो सेविंग्स का कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस। कहां से ये स्टार्ट होने वाला है, ये स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन। सेविंग्स का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। हम लोग को एक पॉइंट दिख रहा है कि सेविंग्स विल कट द इनकम कर्व एट दिस पॉइंट, विल कट द एक्स एक्सिस एट दिस पॉइंट। यह वाले पॉइंट में एग्जैक्टली सेविंग्स होता है जीरो। या फिर हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट में इनकम जितना है कंजम्पशन उतना ही है। या फिर इस पॉइंट को हम एक और नाम से भी बोल सकते हैं, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, जिसके बारे में हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे। अब आते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब होता है टेंडेंसी। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को कैसे निकालते हैं, सेविंग्स बाय इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को कैसे निकालते हैं, चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। सो अगर इसके वैल्यूज के बारे में बात करें, एपीएस का वैल्यू या फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का वैल्यू कैन लाई फ्रॉम माइनस इंफिनिटी, जीरो भी हो सकता है, बट इट कैन नेवर बी वन। वन होने का मतलब क्या है, वन होने का मतलब यही है कि सेविंग्स जितना है इनकम भी उतना ही है। और ये पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान जितना इनकम अर्न करेगा एग्जैक्टली उतना ही सेव करेगा, बिकॉज ही विल हैव टू कंज्यूम सम मनी एज वेल। अगर एमपीएस के बारे में बात करें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका वैल्यू भी जस्ट लाइक एमपीसी विल ऑलवेज लाई बिटवीन जीरो एंड वन, बोथ द वैल्यूज इंक्लूडेड। So MPS will always lies between 0 and 1. APS will lie, APS can be negative, it can be 0, it can be greater than 0, but it can never be 1 or more than 1. So I hope propensity to consume and propensity to save clear. चलो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमको जो याद रखना है, इट इज एपीसी प्लस एपीएस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू वन। सो अगर एक इंसान के लिए एपीसी आ रहा है लेट्स से वन, तो उस इंसान के लिए एपीएस का वैल्यू कितना आएगा, उस इंसान के लिए एपीएस का वैल्यू आ जाएगा जीरो। सेकेंडली एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन। एमपीसी का मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड एमपीएस का मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीसी का मतलब क्या होता है कि एक इंसान अपने एडिशनल इनकम का कितना परसेंटेज कंज्यूम कर रहा है। एमपीएस का क्या मतलब होता है कि इंसान अपने एडिशनल इनकम का कितना परसेंटेज सेव कर रहा है। सो एमपीसी और एमपीएस हमेशा मिला के वन होने वाला है। सो अगर फॉर अ पर्सन एमपीसी का वैल्यू 0.2 है, तो उस इंसान के लिए एमपीएस का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी 1 माइनस 0.2, दैट इज 0.8, क्योंकि ये दोनों का समेशन हमेशा शुड बी इक्वल्स टू वन। तीसरा फॉर्मूला एंड चौथा फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा फॉर्मूला इज द कंजम्पशन इक्वेशन। तो सी, कैपिटल सी जिसका मतलब होता है कंजम्पशन, इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। कैपिटल सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी बार का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी का मतलब होता है एमपीसी, यस ये वही एमपीसी है, एंड वाई का मतलब होता है इनकम। सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। दिस पार्ट इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन, दिस पार्ट इज द इंड्यूस्ड कंजम्पशन। अब सर एक नया वर्ड आपने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड का मतलब वही कंजम्पशन जो कि इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, जस्ट लाइक ऑटोनोमस कंजम्पशन का वही मतलब जो कि इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो एक इंसान टोटल में जितना भी खर्च कर रहा है, दो अलग अलग चीजों के ऊपर, दो अलग अलग चीजों की वजह से उसका टोटल एक्सपेंडिचर बन रहा है, दैट इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन। And finally, we have savings function, that is minus c bar plus 1 minus b into y. अब ये माइनस सी बार का मतलब क्या है, दिस इज नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन। वन माइनस बी का मतलब क्या है, दिस इज वन माइनस एमपीसी। अब आप लोग मेरे को बताइए वन माइनस एमपीसी क्या होता है, दिस इज नथिंग बट एमपीएस। एंड वाई का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब होता है इनकम। सो आई होप हम लोग ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज अच्छे से समझ में आए। APC plus APS is equals to 1, MPC plus MPS is equals to 1, C is equals to C bar plus B into Y, and S is equals to minus C bar plus 1 minus B। चलिए अभी जो चार फॉर्मूलाज पढ़े उसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन। सो ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है 50 करोड़, 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव, ये लाइन के ऊपर हम लोग थोड़ा गौर फरमाएंगे। 20% एडिशनल इनकम का सेव किया जाता है। व्हाट इज सी मतलब कंजम्पशन एंड एस मतलब सेविंग्स व्हेन इनकम इज 1000 करोड़। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव। एडिशनल का मतलब होता है मार्जिनल, मतलब ये हम लोग को एमपीएस के बारे में बोल रखा है। एमपीएस है 20%, लेकिन क्या इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखा जाता है? नहीं, इसको परसेंटेज हटा देंगे, जिस वजह से बाय 100 करना पड़ेगा 0.2। सो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे को दे रखा है, एमपीएस का वैल्यू 0.2 है। अगर एमपीएस आपको पता है तो क्या आप एमपीसी मेरे को बोल सकते हो? यस, एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है। सो एमपीसी कितना होगा? इट विल बी 1 माइनस एमपीएस, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2 विच इज 0.8। और हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उस फॉर्मूला में दिस इज नथिंग बट बी, ऑटोनोमस कंजम्पशन 50 करोड़ दे रखा है, दैट मीन सी बार का वैल्यू है 50 सीआर। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग मी व्हाट इज कंजम्पशन एंड व्हाट इज सेविंग्स व्हेन इनकम इज 1000 करोड़। सो वी नो दैट सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी टाइम्स वाई। सो वैल्यूज को पुट करते हैं, सी इज इक्वल्स टू सी बार के जगह आ जाएगा 50, बी के जगह आने वाला है 0.8, वाई के जगह आने वाला है 1000। सो दिस विल बी 50 प्लस 800, दैट इज 850। एंड सिमिलरली एस का फॉर्मूला हम लोग को पता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी टाइम्स वाई। सो वी कैन से दैट this is 850. So we can say that S is equals to minus C bar, which is minus 50 प्लस 1 माइनस बी। 1 माइनस बी क्या होता है? 1 माइनस बी होता है एनपीएस, और एनपीएस का वैल्यू अभी क्या आया था? एनपीएस का वैल्यू आया था 0.2। सो 0.2 टाइम्स 1000, दैट इज माइनस 50 प्लस 200 which is 150. So consumption is equals to 850, savings is equals to 150. So that was our chapter 7. I hope आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज हिट शेयर लाइक सब्सक्राइब बटन एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है, इफ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 7, चैप्टर 8 और नेशनल इनकम, या फिर कहीं से कुछ भी, सो प्लीज कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट